हेलो दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज में स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2011 प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 व्याख्या सहित प्रथम प्रश्न पत्र हल। परीक्षा तिथि 26 जून 2011। प्रश्न संख्या पहला, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य एवं दृढ़ता का। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। प्रश्न संख्या 2, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसका पी होगा। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्र को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्र के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें यह ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताएं का विकास होता है: संरक्षण, संख्याबोध, कर्मानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की क्षमता। प्रश्न संख्या 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका सी होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का चित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। महंगी और
चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका आंसर डी होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या का संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कराना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। बी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना। डी, अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसका ये होगा प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। यानी छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक करना चाहिए जो उससे उसका झिझक दूर होता है। प्रश्न संख्या 7, पियाजी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तब मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना के बारे में पूछ रहा है तो इसका ये होगा, जब बच्चा 12 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो इसका आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचार के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में अवधि परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका डी होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए।
सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाए तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्यमुखी होता है। सी, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका डी होगा। शैक्षिक स्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि केवल विद्यालय में ही सीखा जा सकता है। अधिगम कहीं भी, कभी भी और किसी वक्त हो सकता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए और श्रवण सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इसका बी होगा। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और स्वर्ण सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। व्याख्या, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी यह सामान्य व्यवहार करना चाहिए कि समावेशी शिक्षा का हानि न हो। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी, सांद्रित संगीत की आवश्यकता। डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका आंसर बी होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। प्रश्न संख्या 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो इसका ये होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण
ही एक ऐसा स्थान है जहाँ उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी, कक्षा में एकदम खामोशी। डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। इसका बी होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। निम्न में से प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? नहीं पूछ रहा है इसमें। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका डी होगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसमें रटना नहीं है, यही गलत है। व्याख्या, वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न को उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चों का लक्ष्य नहीं है। प्रश्न 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे। ऑप्शन डी, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। प्रश्न संख्या 16, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका सी होगा उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसीलिए वह विद्यालय में ज्यादा बात करती है, घर में कम। प्रश्न संख्या 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य का साथ संबंध है? ए, सामाजिक दर्शन। बी, मीडिया मनोवैज्ञानिक। सी, शिक्षा मनोवैज्ञानिक। शिक्षा समाजशास्त्र। इसका
सी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसे सुधार करने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 18। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ये पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्यता बनाती है। सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। इसका सी होगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। व्याख्या देखते हैं। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रश्न संख्या 19। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका ये होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। व्याख्या। शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर। डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसका बी होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। व्याख्या देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चा में सीखने, याद करने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 21। एक बच्चा अतीत की सामान्य परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने के प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने की तत्परता नियम, सीखने की सादृश्यता नियम। इसका डी होगा। सीखने की सादृश्यता नियम। व्याख्या देखते हैं। सीखने की सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। प्रश्न संख्या 22। खाली स्थान। प्रतिभाशाली होने का संकेत
नहीं है। एक दूसरे के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, सी जिज्ञासा, डी सृजनात्मक विचार। इसका ये होगा दूसरों के साथ झगड़ना। व्याख्या, प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उसका सहयोग करता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, न कि दूसरे के साथ झगड़ा करता है। प्रश्न संख्या 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चे के लिए विकसित पद्धति द्वारा। बी, विशेष विद्यालय में। सी, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। डी, अन्य समान बच्चों के साथ। इसका आंसर डी होगा, अन्य समान बच्चों के साथ। व्याख्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे समान एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। ये विद्यार्थियों को बुद्धि या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। सी, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना। डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। इसका आंसर बी होगा, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। व्याख्या, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 25, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकास से, मानसिक विकास से। डिस्लेक्सिया पठन बीमारी है, इसका ऑप्शन बी होगा। व्याख्या, डिस्लेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। प्रश्न संख्या 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान भूमिका निभानी चाहिए। ए, अग्रमुखी। बी, सहानुभूतिपूर्ण। सी, तटस्थ। डी, नकारात्मक। इसका ये होगा, अग्रमुखी। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, खाली स्थान। यह किस विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से। बी, एकीकरण के सिद्धांत से। सी, अंतःक्रिया के सिद्धांत से। डी, अंतः संबंध के सिद्धांत से। तो इसका ये होगा, निरंतरता के सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ये पौलाउ ने, जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादी ने। सीखने के अंतःक्रिया सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट
सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। इसका डी होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाती है? प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। इसका डी होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, बी स्किनर द्वारा, सी पियाजे द्वारा, डी कोहलबर्ग द्वारा। इसका सी होगा पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल या संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अगला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।